जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें हमें कन्फ्यूशियवाद, माओवाद और उनके विचारक के विषय में और चीनी राजनीतिक व्यवस्था के विषय में हमें पढ़ना है। इसके पहले 8 चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको सभी जो है क्लासेस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी देखने को। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आपको मिलती रहें। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, सभी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूशियवाद, माओवाद के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियवाद आखिर होता क्या है। अभी हमें जो है इससे पहले ब्रिटिश के संविधान के विषय में पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था, ब्रिटिश के जो सरकार के अंग है, सभी चीज़ों के विषय में। फिर अमेरिका के संविधान, उसकी विशेषता, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, हर एक चीज़ को हमने पढ़ लिया है। अब हमें चीन के राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना है, वहाँ के विचारों को पढ़ना है, वहाँ पर कैसे संविधान बना, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। और लास्ट में हमें स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विषय में पढ़ना है। तो हम अब चीन की राजनीतिक व्यवस्था को और वहाँ के विचार जो हैं कन्फ्यूशियवाद और माओवाद को पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियवाद क्या है? कन्फ्यूशियवाद जो है चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा प्रतिपादित यह विचारधारा है और यह राजनीति, समाज और नैतिकता के लिए मार्गदर्शन देता है। यह जो विचारधारा है कन्फ्यूशियवाद, यह क्या करता है? यहाँ की राजनीति और समाज और नैतिकता के लिए मार्गदर्शन का काम यह करता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? सदाचार, सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखना। अर्थात चीन में सामाजिक व्यवस्था को, सदाचार को एक प्रकार से और लोगों के बीच में सामंजस्य को बनाए रखना ही कन्फ्यूशियवाद विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कन्फ्यूशियवाद की कि इसमें नैतिकता और गुण पर जोर दिया गया है। शासन और समाज में नेताओं और नागरिकों दोनों के लिए नैतिक व्यवहार जो है अनिवार्य इसमें माने गए हैं। अर्थात जो नेता हैं वह भी नैतिक व्यवहार का पालन करें और जो नागरिक हैं वह भी नैतिक व्यवहार का पालन करें, नैतिकता पर वह ज़्यादा जोर दें। दूसरा है सामाजिक अनुशासन। परिवार और समाज में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य निर्धारित है, जैसे कि उदाहरण में पितृ सम्मान, बड़ों का सम्मान। अर्थात हर एक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य का वह पालन करे, ऐसा कन्फ्यूशियवाद विचारधारा की विशेषता है। क्योंकि छोटा जो भी है परिवार में वह बड़ों का सम्मान करे, पितृ सम्मान करे, उसकी याद जो भी आर्डर हो, जो भी वह कार्य बताए उसको नियमतः करे। ये कुल मिलाकर एक प्रकार से अपने अपने कर्तव्यों का वह जो है निर्धारित जो भी कर्तव्य है उसका पालन करें। तीसरा है प्रशासन में योग्यताओं का महत्व। नेताओं और अधिकारियों का चयन केवल जन्म से नहीं बल्कि उनकी योग्यता और ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। अर्थात एक कोई नेता है, उसका बेटा नेता ही होगा ऐसा निश्चित नहीं है। अगर उसका बेटा जो है वह नेता बनने लायक है, उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर ज्ञान है, तो उसके आधार पर उसे नेता बनाया जाएगा, नहीं तो वह नेता नहीं बन पाएगा। अर्थात कन्फ्यूशियवाद कहता है कि प्रशासन में योग्यता को महत्व दिया जाए। चौथा है शासन का उद्देश्य समाज की भलाई। राजा और अधिकारी का कर्तव्य सत्ता केवल नहीं है बल्कि जनता की भलाई और सामंजस्य बनाए रखना है। अर्थात कोई भी राजा हो, कोई भी अधिकारी हो, वह अपनी सत्ता प्राप्ति करने के लिए ही कार्य नहीं बल्कि जनता की भलाई और सामंजस्य बनाए रखने के ऊपर भी जोर देगा। पांचवा है सादगी और स्थिरता। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना एक प्रकार से प्राथमिकता की बात कही जाती है। सारांश के रूप में हम समझ सकते हैं कन्फ्यूशियवाद में शासन और समाज का लक्ष्य नैतिक शासन, सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य पर ध्यान दिया गया है। हमने अभी कन्फ्यूशियवाद को अच्छे से समझ लिया, बहुत ही सरल शब्दों में उसको आपको समझाया गया है। अगर कोई भी डाउट आपको रहे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसको आपको क्लियर किया जाएगा। आपका जो भी पॉइंट पे डाउट हो वह आप कमेंट कर दीजिए, वह क्लियर किया जाएगा। और पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में हमें बताएं, वह आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, वह भी आप हमें कमेंट में अवश्य बताया करिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। अगला हम देखेंगे माओवाद। माओवाद क्या है? माओवाद जो है चीन के नेता माओ से तुंग द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। यह मार्क्सवाद, लेनिनवाद का चीन के संदर्भ में रूपांतर के रूप में एक प्रकार से माना जाता है। माओवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था
कि कृषक वर्ग और मजदूरों के माध्यम से समाजवाद स्थापित करना, अर्थात जो कृषक वर्ग वहाँ पर थे, जो मजदूर थे, उनकी सहायता लेकर वहाँ पर समाजवाद को स्थापित करना ही माओवाद का एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य था। माओवाद की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कृषक केंद्रित आंदोलन था। आपको उद्देश्य से ही पता चल गया कि कहाँ किसका मदद लेके समाजवाद को स्थापित करना चाहते थे, कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग को। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कृषक केंद्रित क्रांति यह थी। माओवाद में क्रांति का आधार शहरों के मजदूर नहीं बल्कि ग्रामीण कृषक वर्ग था। वह शहरों के मजदूर को इसमें शामिल न करके, अर्थात उनको कम महत्व देकर ग्रामीण कृषक वर्ग को अधिक महत्व दिया गया था। जनता की शक्ति का स्रोत जो है जनता है। माओ ने कहा कि जनता ही एक प्रकार से सत्ता है, अर्थात किसी भी प्रकार की शक्ति है उसका स्रोत कौन है? वह जनता है। जनता ही किसी को शक्ति देती है सत्ता जो है स्थापित करने के लिए। अगली विशेषता है स्थायी क्रांति। समाजवादी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर क्रांति एक प्रकार से आवश्यक है। चौथा है हमारा जनयुद्ध। राजनीतिक और सैन्य संघर्ष का आधार जनता और ग्रामीण क्षेत्र एक प्रकार से है। पांचवा है आर्थिक समानता। संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण। पूंजीवाद का विरोध। पूंजीवाद क्या होता है कि अर्थात किसी एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक धन हो जाए, जो स्वामित्व हो किसी भी चीज़ का वह जनता के पास हो, अर्थात लोगों के पास हो, उस पर जो है सरकार का सत्ता का कोई भी जो है स्वामित्व न रह जाए, तो वह पूंजीवाद होता है, जो कि आपको पढ़ाया गया है। तो पूंजीवाद का विरोध यहाँ पर किया गया माओवाद के द्वारा, और संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण किया गया, अर्थात इस पर जोर दिया गया कि समाज में जितने भी लोग हों सबके पास लगभग समान धन हो, किसी के पास बहुत अधिक ना हो और किसी के पास कम ना हो, अर्थात ऐसी डिफरेंस देखने को ना मिले जैसा कि भारत में है। कोई अंबानी है, इतना ज़्यादा पैसा है कि बहुत ज़्यादा है, कोई जो है 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है, खा पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए पूंजीवाद का विरोध माओवाद विचारधारा के लोगों ने किया। अगली विशेषता है सामाजिक सुधार। भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण, जाति या वर्ग भेद को समाप्त करना। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं माओवाद में मुख्य ध्यान जो है कृषक वर्ग, समाजवादी क्रांति और समानता और जनता की सत्ता पर दिया गया। माओ के प्रमुख राजनीतिक विचार की बात करें तो माओ से तुम चीन के क्रांतिकारी जो कि नेता थे, जिन्होंने मार्क्सवाद लेनिनवाद को चीन के संदर्भ में अनुकूलित किया। उनके राजनीतिक विचार चीन में क्रांति और समाजवाद के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए। एक प्रकार से जो भी उनके विचार थे राजनीति के क्षेत्र में, उन विचारों को लोगों को जब पता चला, जब वो विचार उनके पहुँचे लोगों तक, क्रांति एक प्रकार से जो हुई उसके निर्माण में मार्गदर्शक के रूप में इनके विचार जो है सिद्ध हुए। सबसे पहला इनका विचार क्या था? शक्ति का सिद्धांत। माओ का मानना था कि राजनीतिक शक्ति हमेशा जनता से आती है, सत्ता का स्रोत जो है जनता है और सरकार का उद्देश्य जनता की भलाई और शक्ति को संरक्षित करना है। उनका कहना था कि अगर शक्ति जनता से आती है तो जनता से हम शक्ति ले रहे हैं तो उनकी भलाई का कार्य भी करें और उनकी शक्ति को संरक्षित भी हम करें। उन्होंने कहा कि जनता ही एक प्रकार से शक्ति है। उनका सिद्धांत था कि शक्ति केवल सेना, प्रशासन या संपत्ति से नहीं आती बल्कि जनता के समर्थन और सहयोग से आती है। उदाहरण के लिए चीनी क्रांति में माओ ने ग्रामीण किसानों के समर्थन से राष्ट्रवादी और साम्यवादी शक्तियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की हुई थी, अर्थात जनता जो एक प्रकार से बहुमत में थी, जो कि ग्रामीण किसान थे, उनका समर्थन लेके जो चीन क्रांतिकारी माओ था वह राष्ट्रवादी और साम्यवादी शक्ति जो थी उसके खिलाफ जो है उसने सफलता प्राप्त की हुई थी। दूसरा उनका विचार क्या था? असंगति और अंतर्विरोध का सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। माओ के अनुसार समाज में हमेशा अंतर्विरोध रहते हैं, जैसे कि शोषक और शोषित, गरीब और अमीर, अर्थात जैसे कि कोई शोषित हो रहा है किसी भी क्षेत्र में तो कोई ना कोई शोषण करने वाला होगा। तो अर्थात हर एक चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर्विरोध जो है हमें देखने को मिलता है। कोई गरीब है तो अमीर भी हमें देखने को मिलते हैं। क्रांति का लक्ष्य इन अंतर्विरोधों को समझना और उनका समाधान करना है, अर्थात जो गरीब हैं उनको भी अमीरों की श्रेणी में लाना, पूंजीवाद को हटाकर एक प्रकार से आर्थिक समानता लाना, ऐसा जो है समाधान लाना ही जो है इस विचारधारा का लक्ष्य माना जाता है, क्रांति का लक्ष्य माना जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में अंतर्विरोध अपरिहार्य है और इन्हीं अंतर्विरोध के समाधान में सामाजिक परिवर्तन और क्रांति संभव है। अर्थात कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं रहेगा तो कोई क्रांति कैसे होगी? अर्थात जब
कोई किसी भी चीज़ का विरोध कब होता है, जब दोनों अलग अलग हों, किसी की हानि हो रही हो, किसी का अधिक से अधिक लाभ हो रहा है, तो हानि वाले लोग जो है वह क्रांति करते हैं या सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक प्रकार से क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो चीन में किसानों और जमींदारों के बीच का विरोध जो है माओवाद की क्रांति का मुख्य आधार बना। तीसरा है जनयुद्ध का सिद्धांत। माओ का विचार था कि क्रांति केवल शहरी मजदूरों तक सीमित नहीं हो सकती, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के समर्थन से संचालित किया जाना चाहिए। इसका मतलब था कि ग्रामीण और किसान की क्रांति की रीढ़ है, एक प्रकार से अधिक जनता जो है वह किसी भी क्रांति में शामिल होगी तो वह क्रांति सफल हो जाएगी, इसलिए जनयुद्ध का सिद्धांत इसे माना। माओ ने ग्रामीण के बीच आंदोलन और संघर्ष को क्रांति का मुख्य हथियार माना। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं चीनी क्रांति में माओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में साम्यवादी सैन्य ठिकानों की स्थापना की और वहां से शहरी क्षेत्रों पर क्रांति को उन्होंने फैलाया हुआ था। चौथा है नवीन लोकतंत्र। माओ ने क्रांति के बाद नवीन लोकतंत्र की अवधारणा दी। इसका मतलब था कि समाज में पूंजीवाद और साम्यवादी तत्वों का मिश्रित शासन कुछ समय तक जारी रहेगा ताकि धीरे धीरे संपूर्ण समाजवाद जो है स्थापित किया जा सके। इसमें किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगपतियों को सत्ता में भागीदारी मिली और यह प्रारंभिक चरण था जो समाजवादी व्यवस्था की ओर एक प्रकार से ले जाता है। पांचवें हम बात करें क्रांति में कृषकों का महत्व। माओ ने कहा कि चीन में कृषक वर्ग की क्रांति की एक प्रकार से मुख्य शक्ति है। शहरों के मजदूर कम संख्या में थे, इसलिए किसानों का समर्थन जो है एक प्रकार से आवश्यक था। वही बात जन युद्ध, एक प्रकार से जनता उसमें समर्थन अधिक से अधिक करेगी तो कोई भी क्रांति जो है वह सफल रहेगी। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने और भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू एक प्रकार से किया। सार के रूप में हम कह सकते हैं क्रांति का आधार केवल शहरी मजदूर नहीं बल्कि ग्रामीण और कृषि समुदाय था। छठा है जनसाधारण की भूमिका। माओ के अनुसार क्रांति सिर्फ नेताओं या पार्टी के प्रयास से सफल नहीं होती बल्कि इसमें जनसाधारण की भागीदारी आवश्यक है। जनता ही क्रांति की रीढ़ होती है। माओ ने कहा कि जनता को संगठित करना और उन्हें राजनीतिक जागरूकता देना एक प्रकार से आवश्यक है। सातवें की बात करें तो सातवां विचार उनका था युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत। माओ ने कहा कि क्रांति के लिए सशस्त्र और संघर्ष युद्ध जो है अनिवार्य है। शोषक वर्ग या विरोधी ताकतें अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए क्रांतिकारी संघर्ष और जनयुद्ध आवश्यक है। कोई भी सत्ता में हो, वह शोषण भले ही कर रहा हो, वह अपनी सत्ता को नहीं छोड़ने को तैयार होगा और उनको सत्ता से हटाने के लिए हमें युद्ध, क्रांतिकारी संघर्ष जो है वह करने होंगे। अगला उनका विचार क्या था? विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजन। माओ के अनुसार विश्व दो मुख्य विरोधी गुटों में विभाजित है। पहला जो साम्राज्यवादी देशों का गुट जैसे कि अमेरिका और उसके सहयोगी, और दूसरा जो है साम्यवाद का गुट जैसे कि चीन और अन्य समाजवादी देश। यह विचार जो है माओ की अंतर्राष्ट्रीय नीति और चीन के विदेश संबंधों में मार्गदर्शक एक प्रकार से साबित हुए, क्योंकि उसे एक प्रकार से फिक्स करना यह आ गया कि यह हमारा जो देश है वह अमेरिका के साथ तो नहीं जा सकता क्योंकि वह साम्राज्यवादी देशों का गुट में शामिल है और हम साम्यवाद हैं। इसलिए आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय नीति और चीन के विदेश संबंधों में यह विचार जो है उसका मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। नौवां हम बात करें गुरिल्ला युद्ध। माओ ने गुरिल्ला युद्ध को क्रांति का मुख्य हथियार माना। छोटे, तेज और अप्रत्याशित हमले ग्रामीण क्षेत्रों में विरोधियों के खिलाफ एक प्रकार से किए जाते हैं। यह ग्रामीण क्रांति के लिए आदर्श रणनीति थी। सार के रूप में हम कह सकते हैं यह युद्ध शैली जनता और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित संघर्ष को महत्व देती है। 10वां विचार था क्रांति का स्वरूप। माओ के अनुसार क्रांति केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी है। क्रांति का उद्देश्य था किसानों और मजदूरों का सशक्तिकरण, जमीन और संसाधनों का समान वितरण और वर्ग भेद का समाप्त होना। यह क्रांति जो है शहरी केंद्रित नहीं, ग्रामीण केंद्रित और जनता आधारित एक प्रकार से थी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि माओ के राजनीतिक विचार का मूल्य आधार जनता, कृषक वर्ग, निरंतर संघर्ष और समानता है। उनके सिद्धांत चीन की क्रांति और समाजवाद के निर्माण में मार्गदर्शक एक प्रकार से बने हुए थे। निष्कर्ष के रूप में यह हम कह सकते हैं माओवाद का जो विचार है वह शक्ति का स्रोत जनता उसमें है। समाज में अंतर विरोध जो है अपरिहार्य है, अर्थात बहुत आवश्यक है। क्रांति का आधार है जो कि क्या है?
अंतर विरोध कृषक वर्ग और जनयुद्ध क्रांति के मुख्य अंग माने जाते हैं। नवीन लोकतंत्र और गुरिल्ला युद्ध रणनीति, युद्ध की अनिवार्यता और वैश्विक दृष्टिकोण भी इनके विचारों में सम्मिलित हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे माओवाद और कन्फ्यूसीवाद आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चीनी राजनीतिक व्यवस्था। आज की चीन की राजनीतिक व्यवस्था जो है वह सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट शासन है, अर्थात वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम है। वहाँ पर एक ही पार्टी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र है, अर्थात वही जो पार्टी है वही सत्ता के रूप में है और बाकी जो भी पार्टियां वो सलाहकार के रूप में कार्य कर सकती हैं। चीन की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है सिंगल पार्टी शासन। चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक शक्ति है, अन्य दल जो है केवल सलाहकार भूमिका में है, अर्थात एक ही पार्टी है और वही जो है राजनीतिक शक्ति का केंद्र मानी जाती है। दूसरी विशेषता है केंद्रीय सत्ता। निर्णय लेने की शक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित की गई है, अर्थात केंद्रित सत्ता का मतलब है, सेंट्रलाइज पावर का मतलब है कि शक्ति एक ही जो है पार्टी के हाथ में है, एक ही जगह पर जो है वह केंद्रीकृत है। तीसरा है साम्यवादी विचारधारा। समाज और अर्थव्यवस्था पर पार्टी का नियंत्रण, निजी संपत्ति सीमित और सरकारी नीतियां जो है इसमें प्राथमिक मानी गई हैं। चौथा है नियंत्रित लोकतंत्र। जनता वोट दे सकती है लेकिन मुख्य राजनीतिक निर्णय पार्टी द्वारा लिए जाते हैं। पांचवा है सैनिक और प्रशासन पर नियंत्रण। सेना और प्रशासन पूरी तरह पार्टी के अधीन है। छठा है आर्थिक सुधार और विकास। मार्क्सवाद और माओवाद के सिद्धांतों के साथ आर्थिक विकास के लिए कुछ निजी और विदेश निवेश की अनुमति इसमें शामिल है। संशोधन और लचीलापन, समय समय पर नीति और नियमों में बदलाव, लेकिन सत्ता पार्टी के हाथ में जो है वह बनी रहती है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि चीनी राजनीतिक व्यवस्था एक दल केंद्रीकृत और साम्यवादी है जिसमें जनता की भागीदारी सीमित है और पार्टी का नियंत्रण एक प्रकार से सर्वोच्च माना जाता है। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चीन के संविधान के विषय में, उसकी विशेषता के विषय में। आगे हम आपको बता देते हैं कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे और विभिन्न जानकारी आपको कहाँ पर दी जाती है। ये देखिए आपका डिस्कशन ग्रुप है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बच्चे बच्चियाँ सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में नोट्स आप शेयर कर सकते हैं। आप करते नहीं हैं, कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स शेयर करिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, टॉपिक डिस्कस कीजिए। ये इसलिए आपके ये डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है और ये चैनल जो है यूनिक ज्ञान, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें जो दी गई नोटिफिकेशन से जो भी जानकारी है वो आपके काम की है तो आप फॉलो कीजिए। इसमें क्या बताया जाता है कि आपके यूनिवर्सिटी जो भी हो, विभिन्न यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन जो भी आते हैं यहाँ पर बता दिए जाते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, टाइम टेबल कब आएगा, रजिस्ट्रेशन कब से होता है, रिजल्ट कब आएंगे, ये सभी जानकारी इस चैनल पर दी जाती है और क्लासेस से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का आप अगर नोट्स लेते हैं तो 50 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर सभी चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिले हुए हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।